नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र के पेपर नंबर 4 के बारे में। ठीक है, किसके ऊपर? तो एमए फर्स्ट सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र के पेपर नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। पेपर नंबर 4 का नाम, मेरे प्यारे दोस्त, तो भारतीय शिक्षा का इतिहास, ये आपके पेपर नंबर 4 का नाम है। तो आप जिस किसी भी यूनिवर्सिटी से एमए कर रहे हो, अगर शिक्षा शास्त्र आपका सब्जेक्ट है तो वहाँ का सिलेबस उठा के जरूर चेक कर लीजिएगा कि आपके पेपर नंबर 4 का नाम भारतीय शिक्षा का इतिहास है या नहीं है। अगर है तो अच्छी बात है, धड़ल्ले के साथ तैयारी कीजिए। अगर नहीं है मेरे प्यारे दोस्त, तो ज़रूर चेक कर लीजिएगा कहीं पेपर नंबर 3 का नाम, 2 का नाम या पेपर नंबर 1 का नाम तो नहीं है। ठीक है, होगा कुछ नहीं। जब आप यहाँ से पेपर देने जाएंगे मेरे प्यारे दोस्त, तो आप सोचेंगे कि पेपर नंबर 4 की तैयारी हमने बहुत धड़ल्ले के साथ कर रखी है, आज जो प्रश्न पत्र आएगा चीर देंगे, फाड़ देंगे। लेकिन जैसे ही प्रश्न पत्र आपके सामने आएगा, आप प्रश्न पत्र को देखेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आप सोचेंगे कि सर ने जो जितने भी क्वेश्चन बताए थे उनमें से एक भी प्रश्न जो है हमारे क्वेश्चन पेपर में नहीं आया। तो भैया, आपने पेपर का नाम नहीं मिलाया था। आपके पेपर का नाम वहाँ पे भारतीय शिक्षा का इतिहास नहीं होगा। और जब पेपर का नाम भारतीय शिक्षा का इतिहास नहीं होगा तो वहाँ पे आपको ये प्रश्न कहाँ से देखने को मिलेंगे। तो इसको मिला लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए अब हम इसमें कुछ प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिनको आपको रट लेना है, यानी कि कंठस्थ कर लेना, याद कर लेना है। ठीक है, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे वो मैं सारे क्वेश्चन्स आपके लिए लेकर के आया हूँ। ठीक है, चलिए एक एक करके प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि वैदिक शिक्षा का उद्देश्य बताइए। वैदिक शिक्षा का क्या उद्देश्य रहा है आपको यहाँ पे बताना है मेरे प्यारे दोस्त। तो आप लिखेंगे कि प्राचीन काल में वैदिक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित थे। कई सारे उद्देश्य थे जो यहाँ पर आपको एक एक करके बताए गए हैं। ठीक है, देखते हैं एक एक करके। पहला उद्देश्य आपका यहाँ पे बताया गया है, ज्ञान व अनुभव पर बल। पहला उद्देश्य इनका क्या है कि जो वैदिक शिक्षा है उसका पहला उद्देश्य हो जाता है कि ज्ञान पर ज़्यादा ये बल देता है और अनुभव पर आपको आपके ज़्यादा बल देता है। ठीक है, मतलब रटने पर कम, अनुभव पे कोई चीज़ अगर आपको अनुभव के आधार पर प्राप्त हो जाती है तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है वैदिक शिक्षा के अकॉर्डिंग। ठीक है, बात करते हैं, दूसरा बताते हैं चित्त वृत्तियों का निरोध। चित्त वृत्तियों का क्या मेरे प्यारे दोस्त, निरोध करती है उनका। आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि आप जो ख़याली पुलाव पकाते हैं उनका ये यहाँ पे उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। तीसरा बताते हैं कि ईश्वर भक्ति व धार्मिकता का समावेश। जो वैदिक शिक्षा है मेरे प्यारे दोस्त, इसमें या प्राचीन काल में जो वैदिक शिक्षा रही है, इसमें ईश्वर भक्ति को सर्वप्रथम माना गया है, इस तरीके से आप कह सकते हैं। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि इसको सर्वोपरि माना गया है। धार्मिकता आपके अंदर होना चाहिए, आपके अंदर ईश्वर भक्ति होनी चाहिए, गुरु भक्ति होनी चाहिए, ये बताया गया है। चौथा उद्देश्य जो होता है वैदिक शिक्षा का, वो माना जाता है चरित्र का निर्माण। किसी भी व्यक्ति का चरित्र निर्माण करना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक हो जाता है, तो ये चौथा उद्देश्य हो जाता है। पांचवा उद्देश्य बताते हैं कि व्यक्तित्व का विकास। ये वैदिक शिक्षा का पांचवा उद्देश्य हो जाता है कि ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे वर्क करते हैं, मतलब कि व्यक्तित्व विकास पर वर्क करते हैं। ठीक है, इसके ऊपर बल देते हैं। छठी विशेषता आती है, वो आती है नागरिक व सामाजिक कर्तव्य पालन की भावना का समावेश। मतलब आपके अंदर एक नागरिक होने के साथ साथ सामाजिक, नागरिक और सामाजिक होने के जो कर्तव्य होते हैं उनका आप पालन करें, ऐसी भावना आपके अंदर क्या होनी चाहिए, पैदा होनी चाहिए। ये इसकी छठी विशेषता हो जाती है। सातवीं विशेषता बताते हैं सामाजिक कुशलता की उन्नति। मतलब एक आप सामाजिक व्यक्ति के रूप में जो है समाज में रहें। आप जितने भी लोग हो सकते हैं आपसे लाभान्वित ही हों, किसी को किसी भी प्रकार की हानि ना हो। तो वही बता रहे हैं सामाजिक कुशलता की उन्नति हो, मतलब आप जैसे एक सामाजिक व्यक्ति होना चाहिए, ठीक ठाक उसी प्रकार से आप रहें, किसी को दिक्कत आपसे ना हो। आठवां बताते हैं राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण व प्रसार। जो आपकी राष्ट्रीय संस्कृति है मेरे प्यारे दोस्त, उसका संरक्षण मतलब उसका बचाव करें और साथ ही साथ जितना हो सके उसको प्रचार भी करें या प्रसार भी करें। ठीक है, उसको बढ़ावा दें। आगे लिखते हैं कि प्राचीन भारतीय शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण व्यक्ति के लौकिक एवं पारलौकिक जीवन की सभी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया गया है। मतलब बताते हैं जो प्राचीन भारतीय शिक्षा रही मेरे प्यारे दोस्त, उसके उद्देश्य का जब निर्धारण लोग कर रहे थे उस समय के, तो उसमें व्यक्ति की लौकिक और पारलौकिक जीवन, देखिए कोई भी व्यक्ति होता है उसके दो जीवन होते हैं। पहला तो लौकिक, मतलब जो हम लोग दिखावे में जी रहे हैं, ये पहला होता है। दूसरा पारलौकिक होता है, मतलब कि
मरने के बाद भी सोचा जाता है, या सोचा जाता है जैसे आप किसी के साथ अनहित क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आपके मन में रहता है कि भगवान ऊपर वाला देखता होगा, अगर हम इसके साथ अनहित करेंगे तो हमारे साथ करेगा, तो वो आपका पारलौकिक हो जाता है। लौकिक, गाड़ी घोड़ा खरीद लिए, घर बनवा लिए, कपड़ा अच्छा पहन रहे हो, पहन रहे हो, तो ये लौकिक हो जाता है। तो जो दोनों आवश्यकताओं को उन्होंने देखा है, उन्हीं दोनों आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय जो प्राचीन शिक्षा रही है मेरे प्यारे दोस्त, प्राचीन भारतीय शिक्षा रही, उसके उद्देश्य का निर्धारण किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पे इसके बारे में बता सकते हैं। तो आई होप आपका पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, तो दिया गया है वैदिक काल में उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या था? मतलब कह रहे हैं कि जो वैदिक काल है उस समय जो हम उच्च शिक्षा की बात करें, हायर हायर एजुकेशन जो होता है, उसमें क्या पाठ्यक्रम होते थे उसके बारे में बताना है। तो लिखते हैं कि पाठ्यक्रम में परा, मतलब जिसे हम आध्यात्मिक कहते हैं, विद्या तथा आपरा जिसे हम लौकिक कहते हैं, दोनों विद्या को स्थान दिया गया था। ठीक है, मतलब कहते हैं अगर आप उसके सिलेबस की बात करें तो उस सिलेबस में जो है आध्यात्मिक और लौकिक, मतलब जो आप बाहरी जीवन जी रहे हैं उसको भी, और जो बाहरी जीवन के अलावा होता है, मतलब आपके अपना स्वभाव होता है या आप मोक्ष की प्राप्ति, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, इन दोनों को ध्यान में रख कर के क्या किया जाता था मेरे प्यारे दोस्त, पाठ्यक्रम का निर्माण होता था। पराविद्या के अंतर्गत वेद, वेदांग, पुराण, दर्शन, उपनिषद आदि आध्यात्मिक विषय थे। मतलब कहते हैं जब हम आध्यात्मिक विद्या की बात करते हैं या पराविद्या की बात करते हैं, आध्यात्मिक विद्या को ही परा विद्या कहा जाता है, तो उसके अंतर्गत वेद आ जाते थे, वेदांग आ जाते थे, पुराण, दर्शन, उपनिषद, ये सारी चीज़ें जो हैं क्या आ जाती थी, आध्यात्मिक जितने भी विषय होते थे ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती थी। ठीक है, और जो आपका अपरा विद्या था उसके अंतर्गत इतिहास आता था, तर्कशास्त्र, ठीक है, भूगर्भ शास्त्र, भौतिक शास्त्र, और भी सारी जो लौकिक विषय हुआ करते थे, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे आया करती थी। ठीक है, तो आप इस प्रकार से जो है वैदिक काल की उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम बता सकते हैं कि पाठ्यक्रम में दोनों चीज़ें शामिल की जाती थी, लौकिक और आध्यात्मिक दोनों को शामिल किया जाता था। जो लौकिक होता था मेरे प्यारे दोस्त, उसके अंतर्गत इतिहास, तर्कशास्त्र, भूगोल शास्त्र, भौतिक शास्त्र, ये सारी चीज़ें आती थी, और जो आपका आध्यात्मिक होता था उसके अंदर वेद, वेदांग, पूर्णांक, दर्शन, पूर्णांक कह रहे हैं, पुराण, दर्शन, उपनिषद, ये सारी चीज़ें आती थी। तीसरा प्रश्न जो है पूछ रहा है आपसे मेरे प्यारे दोस्त यहीं पर कि मठ या विहार के बारे में आपको बताना है। तो लिखेंगे कि बौद्ध धर्म का विकास जो है मठों से हुआ है। कहाँ से हुआ है? तो बौद्ध धर्म का जो विकास हुआ है मेरे प्यारे दोस्त वो आपका मठों से हुआ है। ठीक है, ये मठ न केवल धर्म के अपितु, मतलब बताते हैं जो ये मठ बनाए जाते थे ये केवल धर्म के ही नहीं अपितु के भी केंद्र थे। मतलब कह रहे हैं धर्म के ही नहीं अपितु, कुछ छूट गया क्या? अपितु शिक्षा के भी केंद्र थे। हाँ सॉरी, यहाँ पे बताया गया अपितु ये किसके, शिक्षा के भी केंद्र हुआ करते थे। बताते हैं शिक्षा देने का कार्य इसमें उनमें निवास करने वाले भिक्षुओं द्वारा किया जाता था। मतलब बताते हैं कि अगर बौद्ध धर्म में जो मठ बनवाए जाते थे तो वो केवल धर्म के ही लिए ही नहीं बनवाए जाते थे, उसमें शिक्षा भी दी जाती थी, और जो शिक्षा देने का कार्य करते थे वो मठ में जो निवास करने वाले भिक्षु हुआ करते थे, वही क्या करते थे, वही लोग लोगों को शिक्षित करते थे, शिक्षा देते थे। डॉक्टर आर के मुखर्जी जी ने लिखा भी है, क्या लिखा है कि बौद्ध मठ बौद्ध शिक्षा और ज्ञान के केंद्र थे। मतलब बता रहे हैं कि जो बौद्ध मठ हुआ करते थे वो बौद्ध शिक्षा और ज्ञान के क्या हुआ करते थे, केंद्र हुआ करते थे। बौद्ध संसार अपने मठों में मठों से पृथक या स्वतंत्र रूप से शिक्षा प्राप्त करने का कोई अवसर नहीं देता था। मतलब कह रहे हैं जो बौद्ध है मेरे प्यारे दोस्त, ये संसार बौद्ध संसार जो था मेरे प्यारे दोस्त वो अपने मठों से, मतलब जो उसका मठ हुआ करता था उससे पृथक या स्वतंत्र रूप से शिक्षा प्राप्त करने का कोई अवसर नहीं देता था। क्या? स्वतंत्र और मेरे प्यारे दोस्त, स्वतंत्र और पृथक रूप से शिक्षा देने का प्राप्त करने का कोई अवसर नहीं देता था। धार्मिक और लौकिक सब प्रकार की शिक्षा भिक्षुओं के हाथ में ही थी। मतलब कह रहे हैं जितने भी प्रकार की आप शिक्षा लेने चाहते थे, चाहे धार्मिक हो या लौकिक, ये दोनों प्रकार की जो शिक्षाएं होती थी वो भिक्षुओं के हाथ में हुआ करती थी। ठीक है, आगे लिखते हैं कि उच्च शिक्षा के प्रमुख केंद्र भी बौद्ध मठ ही थे। ठीक है, जो उच्च शिक्षा के प्रमुख केंद्र हुआ करते थे वो कौन हुआ करते थे? बौद्ध मठ ही हुआ करते थे। इस संबंध में डॉक्टर अल्टेकर जी ने लिखा है कि मठों ने उच्च शिक्षा में अपनी दक्षता की
दक्षता से कोरिया, चीन, तिब्बत और जावा जैसे दूर देशों के छात्रों को आकर्षित करके भारत की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति में वृद्धि की थी। ये कौन लिखते हैं? ये आपके अल्केटर जी लिखते हैं कि जो मठ हुआ करते थे मेरे प्यारे दोस्त, उन्होंने उच्च शिक्षा में अपनी दक्षता थी जो उनकी, आप कह सकते हैं दक्षता का मतलब आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि उनकी जो काबिलियत थी, एक तरीके से बता सकते काबिलियत शब्द यूज करें इसकी जगह पे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो जो उनकी काबिलियत थी मेरे प्यारे दोस्त, उसकी अपनी काबिलियत को कोरिया, चीन, तिब्बत, जावा जैसे जो दूर दूर के देश थे वहाँ के छात्रों को आकर्षित कर करके अपने भारत की जो थी मेरे प्यारे दोस्त, इसकी अंतरराष्ट्रीय ख्याति में वृद्धि की, वहाँ के लोगों को भी परिचित कराया यहाँ के भारत के लोगों से। ठीक है, कि यहाँ पे भी जो है बुद्धिमान पढ़े लिखे लोग होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप तीसरे नंबर प्रश्न का भी जवाब दे सकते हैं। चौथा नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि वैदिक काल में गुरु शिष्य के संबंध को स्पष्ट कीजिए। मतलब वैदिक काल में जो गुरु शिष्य हुआ करते थे, इनके बीच में कैसा संबंध होता था, इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे प्राचीन भारतीय शिक्षा की संभवतः सर्व प्रमुख विशेषता गुरु शिष्य संबंध की थी। मतलब बताते हैं, अगर हम प्राचीन भारतीय शिक्षा की बात करें तो उसमें संभवतः बताते हैं जो सर्व प्रमुख विशेषता थी मेरे प्यारे दोस्त, सर्व प्रमुख विशेषता गुरु शिष्य संबंध की ही थी। सर्व प्रमुख मतलब समझ लो सबसे इंपॉर्टेंट जो उसका आप कह सकते हैं फैकल्टी थी, या आप कह सकते हैं विशेषता को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, जो कुछ भी कहेंगे, उनकी जो विशेषता थी वो क्या थी, गुरु शिष्य का संबंध ही था। ये सबसे ऊंचा माना जाता था। उनका संबंध किसी संस्था के माध्यम से नहीं वरन सीधा उन्हीं के माध्यम उनकी मध्य था। मतलब बताते हैं कि जो उनका संबंध हुआ करता था वो किसी संस्था के माध्यम से नहीं होता था। जैसे आजकल होता है कि फलाने गुरुजी हमें उस स्कूल में पढ़ाए थे तो वो हमारे गुरुजी हुए, और ये फलाने गुरुजी दूसरे वाले स्कूल में पढ़ाए थे। तो इस प्रकार से, तो उस प्रकार से उनका नहीं, उनके गुरु से ही उनका संबंध मान लिया जाता था। अब गुरु कोई भी संस्था बनाए या बगैर संस्था के पढ़ाए उससे उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। तो गुरु और शिष्य का सीधा संबंध होता था, उसमें कोई संस्था मध्यस्थता नहीं करती थी। इस संबंध का प्रमुख आधार उनके पारस्परिक कर्तव्य थे। जो उनका संबंध बना रहता था मेरे प्यारे दोस्त, उसका जो बेस कह सकते हैं या आप मेन बेस कह सकते थे, मेन बेस जो था मेरे प्यारे दोस्त वो उनके पारस्परिक कर्तव्य थे। मतलब एक गुरु होने के नाते जो उनका कर्तव्य होता था उसका पालन गुरु करता था, और साथ ही साथ एक शिष्य होने के नाते जो शिष्य का कार्य होता था, कर्तव्य होता था, उसका पालन शिष्य भी करता था। छात्र अपने शिक्षक का हृदय से सम्मान करते थे और उनकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करते थे। मतलब कह रहे हैं कि जो छात्र हुआ करते थे वो उनके अपने टीचर का हृदय से सम्मान करते थे। आज की तरह नहीं कि फलाने डांट दिए तो मिल लेना गेट के बाहर, ऐसा नहीं होता था। वहाँ के लोग क्या हृदय से मानते थे कि आप हमारे गुरुजी हैं, आप हमको डांटेंगे वो भी हम सह लेंगे, आप जो कुछ भी कहेंगे, और जो वो आज्ञा देते थे उनका पालन भी किया करते थे। ऐसा नहीं कि बता देते कि अरे तुम आज गुरुजी कह दिए कि एक गिलास पानी लाओ तो तुम कह दो कायम तार नौकर लगे हैं काम पढ़ने आए, नहीं। अगर मांगते थे तो उनको दिया जाता था, उनकी आज्ञा का पालन होता था। गुरु का सम्मान राजा, माता पिता और देवता में से किसी भी प्रकार निरंतर नहीं होता था, निम्नतर नहीं होता था। मतलब बताते हैं कि जो गुरु का सम्मान होता था वो जैसे एक राजा का सम्मान किया जाता था, या आप कह सकते हैं माता पिता का जितना आप सम्मान करते हैं, जितना राजा का सम्मान करते हैं, जितना देवताओं का सम्मान करते हैं, ठीक उन्हीं के समांतर ही आप क्या करेंगे, गुरु का भी सम्मान करते थे। समझ रहे हो ना? मतलब इनसे राजा, माता पिता और देवता से कम उनका सम्मान नहीं किया जाता था। लिखते हैं आचार्य की सेवा छात्र अपना कर्तव्य समझते थे। मतलब कह रहे हैं जो उनको पढ़ाते थे आचार्य, उन्हीं की सेवा को वो अपना कर्तव्य मानते थे कि ये तो हमारा कार्य ही है, इसे हमें करना ही करना है, और गुरु परिवार के सभी कार्यों को करने में आनंद का अनुभव करते थे। मतलब कह रहे हैं गुरु परिवार मतलब जो गुरु परिवार का मतलब हुआ गुरु से संबंधित जितने भी लोग थे, चाहे दूसरे शिष्य रहे हों चाहे वो रहे हों, तो उनसे संबंधित अगर कोई भी कार्य होता था तो उसको करने में उन्हें मजा आता था, आनंद आता था। ऐसा नहीं कि उसको पहाड़ समझ के करते थे। अगर यहाँ पे आज के टीचर जो है पन्नी कहीं बिनवा लें कि भैया ऐसा फील्ड में बहुत पन्नी पड़ी हुई है, टॉफी खा खा करके और कुरकुरे खा के बच्चों ने फेंकी है, इनको आपने ही फेंकी है और आपसे उठवा रहे हैं, तो आप कहते हैं "हाँ, हमसे पन्नी बिनवाए हैं जो है"। तो ये यहाँ पे वो भावना नहीं हुआ करता था, वो आनंद के साथ उस कार्य को करते थे। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा वैदिक ऋषियों द्वारा गुरु को
छात्रों का बौद्धिक एवं आध्यात्मिक पिता माना जाता था। मतलब कह रहे हैं जो वैदिक ऋषि हुआ करते थे वो ये मानते थे कि जो गुरु होता है मेरे प्यारे दोस्त वो छात्र का बौद्धिक और आध्यात्मिक पिता, बुद्धि, छात्र की बुद्धि का और आध्यात्मिक अध्यात्म का दोनों का पिता कौन माना जाता था मेरे प्यारे दोस्त? गुरु को मानते थे। कौन मानते थे? तो वैदिक ऋषि मानते थे। लिखते हैं कि छात्र को पुत्रवत स्नेह देते हुए गुरु उनके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए सदैव प्रयत्न करता था। मतलब कहते हैं कि छात्र को एक पुत्र की तरह स्नेह करते थे। गुरु लोग भी क्या करते थे? अपने पुत्र की तरह मानते थे, जैसे उनका अपना पुत्र हो, ठीक उस प्रकार से सभी छात्रों को मानते थे और उनके साथ वैसा व्यवहार भी करते थे। उनके शारीरिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए, आध्यात्मिक विकास के लिए वो सदैव कुछ ना कुछ प्रयास करते रहते थे, उसको अच्छा बनाने का प्रयास करते थे। लिखते हैं छात्र को ज्ञान प्राप्त करना, उनमें अच्छी आदतों का विकास करना, उनके भोजन तथा वस्त्र की व्यवस्था करना, यहाँ तक कि रुग्ण अवस्था के लिए मेरे प्यारे दोस्त, मतलब बताते हैं कि अगर छात्र को ज्ञान प्राप्त करना हो या उनमें अच्छी आदतों का विकास करना हो या उनके भोजन या वस्त्र की व्यवस्था करना हो, यहाँ तक कि बताते हैं कि उनके रोगड़ा अवस्था में उनके लिए मेरे प्यारे दोस्त उनके भोजन या वस्त्र के लिए रुग्ण अवस्था में क्या बताते हैं? औषधि की व्यवस्था एवं सेवा भी गुरु का कर्तव्य था। मतलब बताते हैं अगर कोई छात्र बीमार भी पड़ जाता मेरे प्यारे दोस्त तो उसके लिए दवाइयों की व्यवस्था भी गुरु करता और साथ ही साथ हो सके तो थोड़ा हाथ पांव दबा भी देता जिससे उसको थोड़ी राहत रहे। ये गुरु का कर्तव्य होता था। इस प्रकार दोनों स्नेह, सम्मान, विश्वास एवं पारस्परिक स्नेह की कर्तव्य की भावनाओं से संयुक्त थे। लिखते हैं कि ज्ञान का संरक्षण एवं संवर्धन करना तथा जीवन और आचरण में उनके महत्व को सिद्ध करना दोनों के जीवन का एकमात्र लक्ष्य था। मतलब बताते हैं छात्र और टीचर दोनों के जीवन का एक ही टारगेट होता था कि वो ज्ञान का संरक्षण करें, मतलब उनको बचाएं और संवर्धन करें, मतलब उसको बढ़ाने का प्रयास करें जितना हो सके। ये दोनों जो है मेरे प्यारे दोस्त और जीवन और आचरण में उनके महत्व को सिद्ध करना, जो ज्ञान वो सीख रहे हैं अपने गुरु से, उनको अपने जीवन और आचरण में उनका क्या महत्व है उन चीज़ों को सिद्ध कर देना ही इन दोनों का क्या होता था? मेन टारगेट होता था शिष्य और गुरु का, टीचर एंड स्टूडेंट का। ठीक है, बात करते हैं अल्तेकर महोदय जी लिखते हैं कि शिक्षक एवं छात्र के संबंध स्नेहपूर्ण तथा घनिष्ठ थे और उनके भावी जीवन में भी बने रहते थे। मतलब बताते हैं कि छात्र और शिक्षक का जो संबंध था वो स्नेहपूर्ण और घनिष्ठ था। स्नेहपूर्ण मतलब आप समझ रहे हैं ना, जैसे एक पिता पुत्र को अपने प्रेम करता है या एक माता अपने पुत्र से ममता करती है, ठीक उसी प्रकार से। और घनिष्ठ भी था, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा उनको अगर आप चाहें तो कोई बहकावे में नहीं ला सकता था कि वो किसी एक दूसरे को भड़का सके, इस प्रकार से कार्य नहीं कर सकता था और उनके भावी जीवन में भी बने रहते थे। ठीक है, ये एक दूसरे के लिए पूरे जीवन तक क्या करते थे? खड़े रहते थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि उपनयन एवं, क्या मेरे प्यारे दोस्त, उपनयन एवं समावर्तन संस्कार से क्या तात्पर्य है आपको यहाँ पे बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप डालेंगे उपनयन हेडिंग, उपनयन संस्कार, इसमें लिखेंगे कि वैदिक काल में बालक के विद्या अध्ययन का औपचारिक प्रारंभ एक संस्कार के द्वारा होता था जिसे उपनयन संस्कार कहते थे। जैसे आज के समय में किसी भी स्टूडेंट का आप एडमिशन कराने जाते हैं तो एडमिशन कराने में माता पिता सभी को पहुंचना पड़ता है। माता पिता को अगर अंग्रेजी माध्यम के किसी अच्छे स्कूल में करवाएंगे तो वहाँ पे देखने को मिलेगा माता पिता को भी अंग्रेजी बोलना आना चाहिए, कई सारे रिक्वायरमेंट रखे जाते। तो ठीक उसी प्रकार से जब उनको शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु के पास भेजा जाता था तो एक संस्कार व्यवस्था होती थी, उसी को हम उपनयन संस्कार कहते थे। उपनयन का अर्थ होता है मेरे प्यारे दोस्त पास ले जाना। उपनयन का अर्थ क्या होता है? पास ले जाना। अतः बालक को शिक्षा के लिए अध्यापक के पास ले जाना ही उपनयन संस्कार कहलाता था। वास्तव में उपनयन संस्कार के उपरांत ही बालक ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता था तथा ब्रह्मचारी कहलाता था। मतलब बताते हैं कि अगर रियलिटी में देखें तो जब उपनयन संस्कार किसी बालक का हो जाता था उसके बाद वह बालक ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश कर लेता था और वह ब्रह्मचारी कहलाता था। ठीक है, आगे लिखते हैं उपनयन बालक का दूसरा जन्म माना जाता था। उपनयन संस्कार जब हो जाता था मेरे प्यारे दोस्त तो यह माना जाता था कि बालक का दूसरा जन्म हुआ है
उस समय माना जाता था कि माता-पिता बालक को भौतिक जन्म अथवा मात्र शरीर जन्म देता है। आचार्य के यहाँ उपनयन के द्वारा दीक्षित होने पर उसका आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ होता है तथा इस काल में बालक की आत्मा एवं मस्तिष्क का विकास होता है। मतलब बताते हैं मेरे प्यारे दोस्त कि इसमें यह माना जाता है कि माता-पिता केवल उसको आप कह सकते हैं भौतिक जन्म देते हैं, केवल उसके शरीर को ही जन्म देते हैं, लेकिन एक्चुअली में जो उसका जन्म होता है या आप कह सकते हैं मानसिक रूप से जब वो जन्मता है मेरे प्यारे दोस्त, तो उपनयन संस्कार के बाद ही जन्मता है। लिखते हैं इसके इसलिए विद्या आरंभ के संस्कार का दूसरा नाम मेरे प्यारे दोस्त आध्यात्मिक जन्म भी कहा जाता है। मतलब बताते हैं इसीलिए जो विद्या आरंभ होने से पहले संस्कार करवाया जाता है उपनयन संस्कार मेरे प्यारे दोस्त, इसका एक दूसरा भी नाम कहा जाता है जिसको हम आध्यात्मिक जन्म के नाम से भी पुकारते हैं। ठीक है, किसके नाम से? आध्यात्मिक जन्म के नाम से भी प्रकार पुकारते हैं। आगे लिखते हैं मेरे प्यारे दोस्त, समावर्तन संस्कार हेडिंग डालेंगे क्योंकि यहाँ पे उपनयन के साथ समावर्तन के बारे में पूछा गया, तो यहाँ पर लिखेंगे कि यह संस्कार उस समय होता था जब छात्र अपनी वैदिक शिक्षा समाप्त कर लेता था। स्टार्टिंग में उपनयन संस्कार, और जब वो शिक्षा प्राप्त करके अपने घर आता था तो उसको क्या कहते थे? समावर्तन संस्कार कहा जाता था। समावर्तन का संस्कार होता है समावर्तन संस्कार का अर्थ, शाब्दिक अर्थ होता है घर लौटना। क्या होता है? घर लौटना। यह संस्कार लगभग क्या मेरे प्यारे दोस्त, ये जो संस्कार है ये लगभग 25 वर्ष की आयु में होता था। कब होता था? 25 वर्ष का जब बालक हो जाता था तो उसमें जो है उसका ये संस्कार किया जाता था। जब छात्र गुरु गृह लौटकर अपने घर जाता था और ब्रह्मचर्य आश्रम का परित्याग करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। मतलब बताते हैं कि जब यह संस्कार होता था, जब उसकी शिक्षा पूर्ण हो जाती थी, पूर्ण हो जाती थी, तो उसके बाद जो संस्कार किया जाता था 25 वर्ष के बाद, उसी को समावर्तन संस्कार कहते थे। उसमें क्या होता था कि वो गुरु के घर से लौटकर अपने घर जाता था और ब्रह्मचर्य का वो परित्याग करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। यह संस्कार आधुनिक युग के दीक्षांत भाषण के स्वरूप में छात्र को समावर्तन उपदेश के रूप में समाप्त होता था। मतलब बताते हैं कि जो ये संस्कार है मेरे प्यारे दोस्त, वो आज आधुनिक मतलब नए के ज़माने में देखें तो दीक्षांत भाषण आपने सुना होगा अक्सर। अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी से एमए कर रहे होंगे तो वहाँ पे एक दीक्षांत समारोह रखा जाता है, तो दीक्षांत भाषण के रूप में छात्र को समावर्तन उपदेश, मतलब जो दीक्षांत भाषण का वो केवल नाम दिया जाता है, बाकी उसमें समावर्तन उपदेश के रूप में समाप्त होता है, कार्य वही होता है, और उसे गृहस्थ जीवन के सद्कर्मों के बारे में बताया जाता था। ठीक है, तो आई होप ये आपके 5 क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं वीडियो आपके लिए 1 घंटे 2 घंटे का बना देता हूँ तो आप वीडियोस को देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, और जब आप वीडियो को देखना पसंद नहीं करते, मैंने 1 घंटे का वीडियो बनाया, आपने मात्र उसको 5 मिनट देखा, 8 मिनट देखा, 10 मिनट देखा, ज़्यादा से ज़्यादा हाईएस्ट जो व्यूज़ जाता है 25 मिनट जाता है। ठीक है, तो अभी इतना बड़ा वीडियो बना दिया, आप केवल 25 मिनट देख के छोड़ दे रहे हो, मज़ा नहीं आ रहा है। तो इसीलिए मैं छोटे-छोटे वीडियोज़ को बनाने का प्रयास करता हूँ जिनको आप आराम से पढ़ सकें और उनसे लाभान्वित भी हो सकें। ठीक है? तो आपको क्या करना है, वीडियो अगर पसंद आया तो फटाफट लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है? और कमेंट सेक्शन में बताओ ज़रूर कि जल्दी से जल्दी सर 2 नंबर पार्ट भी लेकर आइए, मैं वो पार्ट भी आपका लेकर के चला आऊँगा। ठीक है? बस पीडीएफ आपका बन के तैयार है, बस अब उनको मुझे पढ़ाना ही है। ठीक है? तो चलिए मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ, नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।